हाय, मेरा नाम है आकृति अरोड़ा और आप देख रहे हैं लॉ से दोस्ती। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस चैनल इज स्पेसिफिकली फॉर लीगल एंड जर्नल अवेयरनेस। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी लीगल और जर्नल नॉलेज अपडेट। राइट, सो पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि थे ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी तक हम ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन कर चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देखें, और ताकि आपको उससे इंफॉर्मेशन मिले और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट से। जैसे कि आप देख सकते हैं स्लाइड में मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन करे हैं, साथ में रीड करते हैं। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 रिक्वायर्स दैट पार्टीज मस्ट बी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि सेक्शन 10 में ये मेंशन है कि जो पार्टीज हैं वो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। फिलहाल कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि उनकी जो एज है वो माइनर नहीं होने चाहिए, मेजर होने चाहिए, अनसाउंड माइंड की नहीं होनी चाहिए। उनका जो ऑब्जेक्टिव है, जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव है, वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होनी चाहिए। राइट, तो ये सब चीजें हैं सेक्शन 10 में, जिसके ऊपर मैं अलग से डिटेल में वीडियो जरूर बनाऊंगी। अभी के लिए हम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करते हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। तो सेक्शन 10 का बेसिक आई होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट who is of age of majority and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे सेक्शन नंबर 11 का ये मतलब है कि कोई भी पर्सन है, एनी पर्सन हु इज मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, या जो पार्टीज हैं जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, वो माइनर एज की नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मेजर। यानी कि यहाँ पे लिखा है एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड। यानी कि अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, इंसेन नहीं होना चाहिए। राइट, उनको पता होना चाहिए, दे शुड बी अवेयर दैट व्हाट दे आर डूइंग, what are the consequences of the contract, and whatever they are doing they are having knowledge of it. Right, so they are basically major and they are of sound mind. And तीसरी चीज यहाँ पे है, they are not disqualified from contracting by any law to which he is subject। यानी कि जिसके भी ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, जिससे भी वो रिलेटेड है, दे मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। राइट, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3 में ये गिवन है कि सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 स्टेट्स दैट अ पर्सन इज डीम्ड टू हैव अटेन्ड एज ऑफ मेजॉरिटी व्हेन ही कंप्लीट्स एज ऑफ 18 इयर्स। तो आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर, है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है, then I will interpret each point. Well, the Indian Contract Act does not have any provision to answer whether the agreement made by the minor is void or voidable. दोबारा रीड करते हैं। Indian Contract Act does not have any provision to answer whether the agreement made by minor is void or voidable। यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन अभी स्पेसिफिकली नहीं है जो आंसर करे कि क्या वो एग्रीमेंट जो है माइनर के थ्रू वो वॉइड है या वॉइडेबल है। राइट, आगे बढ़ते हैं। However, आफ्टर द डिसीजन ऑफ मोहिरी बीबी वर्सेस दामोदर घोष, यानी कि ये केस है 1903 का, इस केस में क्या हुआ था? इट इज नॉट वेल सेटल्ड। यानी कि पहले कोई भी प्रोविजन नहीं था टू डिसाइड कि वो जो माइनर ने एग्रीमेंट किया है वो वॉइड है या वॉइडेबल है। लेकिन मोहिरी बीबी के केस के बाद क्या हुआ था? इट इज नॉट नाउ वेल सेटल्ड दैट अ माइनर्स एग्रीमेंट इज एब्सोल्युटली वॉइड एंड अ माइनर कैन नॉट मेक अ प्रॉमिस enforceable in law. So the specific performance carrying out of the contract as agreed, यानी कि the specific performance actual carrying out of the contract as agreed is not possible in case of an agreement by minor. However, the parents or guardian of a minor can contract on behalf of the minor, right?
पेरेंट्स या गार्जियन है वो माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ गार्जियन, राइट, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉम्पिटेंस के है गार्जियन के, देन इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, ठीक है, वो माइनर की बेनिफिट के लिए है, देन इट इज स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो माइनर के लिए बेनिफिट के लिए है एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द गार्जियन, देन वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा। उसके बाद है द माइनर विल बी बाउंड विद सच कॉन्ट्रैक्ट एंड कुड ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो माइनर है, ऐसा जो भी जो इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट की हमने अभी पिछले पॉइंट में बात करी, तो माइनर जो है वो ही विल बी बाउंड, ही और शी विल बी बाउंड विद सच कॉन्ट्रैक्ट एंड कुड ऑब्टेन अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट क्या होता है, ये मैंने आपको एक शॉर्ट पॉइंट बताया इसके बारे में। ऑल यू हैव टू रिमेंबर अबाउट नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट इस स्लाइड में गिवन है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। नंबर 1 पॉइंट ऑफ इफेक्ट ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट ये है दैट नो एस्टॉपल अगेंस्ट माइनर। पढ़ते हैं क्या लिखा है। सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट लेज डाउन द लॉ ऑफ एस्टॉपल। अकॉर्डिंग टू द रूल, if you make a statement today which misleads another person, you are not allowed to deny the statement tomorrow when the question of your liability arises। यानी कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि if you make a statement, आपने कोई आज कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जो मिसलीड कर रही है अनदर पर्सन को, ठीक है, आपने कोई आज एक स्टेटमेंट दे दी है जो दूसरे पर्सन को मिसलीड कर रही है, तो बाद में आप यू आर नॉट अलाउड टू डिनाई दैट स्टेटमेंट टुमारो कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, व्हेन द क्वेश्चन ऑफ योर लायबिलिटी अराइज। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, उसने कोई स्टेटमेंट दे दिया बी को रिगार्डिंग अ सर्टेन गुड, ठीक है, और आफ्टर सम टाइम जब वो गुड अच्छा नहीं निकला तो बी ए के पास जाता है और कहता है कि आपने तो जी ऐसे बोला था, ये तो है नहीं विद इन सर्टेन टाइम लिमिट। तो क्या हुआ यहाँ पर कि जो ए है, ही इज नॉट अलाउड टू डिनाई द स्टेटमेंट, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ था, उसने पहले वो स्टेटमेंट जानबूझकर दी थी बी को मिसलीड करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। However, the law of estoppel does not apply to minor even if he has acted fraudulently। तो ये एक जनरल रूल है जो हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया। ये एक जनरल रूल है जो सब पे अप्लाई किया जाता है कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट दे दी है, ठीक है, जो मिसलीडिंग है, और बाद में अगर आपकी लायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है तो आप पीछे नहीं हट सकते। लेकिन माइनर के केस में ये होता है नॉर्मल, जो मेजर होते हैं उनके केस में। अब माइनर के केस में क्या होता है डिस्कस करते हैं। माइनर के केस में होता है, however, law of estoppel does not apply to minor even if he has acted fraudulently। अगर माइनर ने कोई झूठ भी बोल दिया है आपसे या कुछ फ्रॉडुलेंटली कुछ करवा दिया है आपसे, तो भी माइनर उस केस में उसमें लॉ ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं होगा। रीजन बीइंग क्योंकि वो माइनर है, उसको नॉलेज नहीं है, ही इज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट ही इज डूइंग, राइट, तो उस केस में अप्लाई नहीं होगा एस्टॉपल। केस से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक केस मैंने मेंशन किया है, तो इस केस में, इस केस का नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पे नोटेड है। इस केस में हेल्ड क्या हुआ था मैं ये बताती हूँ। दैट एज देयर इज अ क्लियर स्टैट्यूटरी प्रोविजन दैट अ माइनर बीइंग इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इज इनकेपेबल ऑफ इंक्रिंग एनी लायबिलिटी फॉर एनी डेट, द लॉ ऑफ एस्टॉपल कैन नॉट ओवररूल दिस प्रोविजन टू मेक हिम लायबल। नेक्स्ट एक और केस लॉ मैंने मेंशन करा है यहाँ पे, उसमें भी यही हेल्ड हुआ था दैट लॉ ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट द माइनर। तो अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, आपको कोई भी रिटन टेस्ट है या आप कोई भी क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड आता है और आपको रिटन आंसर लिखना है, तो आप उसमें पहले डेफिनेशन बताएंगे। सबसे पहले तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिक एलिमेंट्स एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद आप कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे पॉइंट वाइज, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ये वाला पॉइंट पिछला मैंने, नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट, देन आप आएंगे इफेक्ट ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट पे, फिर नंबर 1 पे आप आएंगे नो एस्टॉपल अगेंस्ट माइनर। सबकी एक एक पॉइंट, थोड़े थोड़े पॉइंट आप डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, एक ब्लूप्रिंट बन जाएगा आंसर का, एंड आई थिंक आपको फिर फुल मार्क्स मिलेंगे। एंड केस लॉ तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, तो एंड में आप ये केस लॉज भी मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप एमसीक्यू एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपको बेसिक कंसेप्ट की जो है वो नॉलेज होनी चाहिए, राइट। तो एस्टॉपल क्या है, नो एस्टॉपल अगेंस्ट माइनर, माइनर के अगेंस्ट कोई भी एस्टॉपल नहीं है, यानी कि देयर इज नो एस्टॉपल अगेंस्ट माइनर। ये आई थिंक आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ती हूँ। सेकेंड पॉइंट इसका ये है दैट सेकेंड पॉइंट किसका है, ये इफेक्ट ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट का फर्स्ट पॉइंट है नो एस्टॉपल अगेंस्ट माइनर, और इसी टॉपिक का सेकेंड पॉइंट है नो लायबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट और इन टॉर्ट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेटली इसका यहाँ पे ये मतलब है कि माइनर विल नॉट बी लायबल फॉर अ टॉर्ट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
for the reason of that such liability is an indirect way of enforcing his agreement. यानी कि तो इसका मतलब ये है कि जो माइनर है ही विल नॉट बी लाइबल फॉर अ टॉर्ट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीजन दैट सच लाइबिलिटी इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्फोर्सिंग हिज एग्रीमेंट. अगर माइनर को वो इसके लिए लाइबल ठहरा देंगे तो डेफिनेटली वो जो एग्रीमेंट है फिर वो इन्फोर्सेबल हो गया, तभी आपने माइनर को क्या कहते हैं लाइबल किया. तो इसीलिए माइनर विल नॉट बी लाइबल फॉर अ टॉर्ट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्यों हम उसको लाइबल नहीं करेंगे? क्योंकि हम इनडायरेक्ट वे में उस एग्रीमेंट को जिसमें माइनर इन्वॉल्व है इनडायरेक्ट वे में हम उसे इन्फोर्सेबल नहीं करना चाहते, इसलिए हम माइनर को लाइबल नहीं करते हैं. लॉ मतलब माइनर को लाइबल नहीं कहता है दैट अ माइनर विल नॉट बी लाइबल फॉर अ टॉर्ट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ रीजन दैट सच लाइबिलिटी इज एन इनडायरेक्ट वे of enforcing his agreement. But where the tort is independent of a contract, of the contract, the mere fact that a contract is also involved will not absolve the minor from liability. तो इसका एक केस लॉ है जो हम डिस्कस करने वाले हैं. जेनिन्स का जो केस है उसमें ये हेल्ड हुआ था that where an infant had hired a horse to be ridden for a short journey and took it on a much longer journey with the result that it was injured, right? So the court held him not liable on the ground that the action was founded in contract, right? So the court held him not liable on the ground that the action was founded in contract, right? So इस तरह से जो minor है they will not be liable for a tort arising out of a contract for a reason that such liability is an indirect way of enforcing his agreement. आगे बढ़ते हैं. इसका जो थर्ड पॉइंट है वो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन. देखते हैं क्या पॉइंट लिखा है. अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ, इफ अ माइनर हैज ऑब्टेन्ड अनड्यू बेनिफिट इन एनी ट्रांजैक्शन, he is required to restore back the benefits so received by him under equitable doctrine of restitution. यानी कि अगर कोई भी माइनर ने कोई undue benefit लिया है, right, in any transaction, तो he is required to restore it back, the benefits so received by him, right? So under this doctrine, he is asked to restore back the exact things taken by him. Exact का क्या मतलब है यहाँ पे हम बात करेंगे. It is applicable only to goods or property received by a minor so long as they can be traced and are still in his possession. यानी कि हम उसे ट्रेस कर सकते हैं और वो अभी भी माइनर की पोजेशन में है, उन चीजों को वापस रिस्टोर कर सकता है माइनर, यानी कि उन चीजों को वापस दे सकता है वो जिसका जो माइनर ने अनड्यू बेनिफिट लिया. वो गुड्स या तो माइनर के पोजेशन में होने चाहिए या फिर वो ट्रेसेबल होने चाहिए कि हाँ दिख रहे हैं कि ये वाले गुड्स हैं जो माइनर ने लिए थे, अनड्यू बेनिफिट जिसका लिया था. उन चीजों को जो माइनर है जिससे उसने बेनिफिट लिया उसे वो रिस्टोर कर सकता है बैक. ही कैन रिस्टोर बैक द बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय हिम अंडर इक्विटेबल doctrine of restitution. Since it is difficult to identify money and prove whether it is same money or different one, obviously money बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए प्रूव करना कि ये वही मनी है जो उन्होंने दिया था या नहीं. तो because of that case, it is the same money or not, the doctrine does not apply to the money. तो जो doctrine of restitution है वो money पे apply नहीं होता है. किस पे apply होता है? goods पे apply होता है जो कि traceable हैं, right? या फिर किस पे apply होता है? property पर apply हो सकता है. So even as regard to goods or property, अब इसमें भी exception क्या है? Even in regard to goods or property, if the same has been consumed, या तो उसने वो consume कर ली है या फिर उसे ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, they are no more traceable, then the doctrine of restitution does not apply. तो doctrine of restitution किस पे apply होगा? goods पे apply होगा, property पे apply होगा, provided कि उसने उसको sell नहीं किया या consume नहीं किया है या transfer नहीं किया है, तब तक जब तक कि वो traceable है तब तक वो restitution का जो doctrine है apply हो सकता है, otherwise नहीं. और money पर तो apply हो ही नहीं सकता because it is very difficult to prove that whether it was the same money or different one. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन की. यहाँ पर अगला पॉइंट जो है हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन इन इंडिया. एंड द इंग्लिश डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन इज कंटेन्ड इन द इंडियन लॉ दो विद सम मॉडिफिकेशन.
क्या है यहाँ पर केस हमने डिस्कस किया, मोहरी बीवी वर्सेस दामोदर घोष का केस मैंने पिछले भी डिस्कस किया। अभी मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स बताती हूँ। तो इसका फैक्ट ये है कि अ माइनर एग्जीक्यूटेड मॉर्गेज ₹20,000 राइट एंड रिसीव्ड। तो यहाँ पर जो माइनर है उसने एग्जीक्यूट करी मॉर्गेज जो कि थी 20,000 की एंड रिसीव किए 8,000 फ्रॉम द मॉर्गेज। ठीक है, तो उसके बाद द मॉर्गेजी फाइल्ड अ सूट फॉर रिकवरी फॉर ऑफ हिज मॉर्गेज मनी एंड फॉर द sale of the property in this regard. Then what happened? The Privy Council held and that an agreement by a minor was absolutely void, and the mortgagee could not recover the mortgage money, nor could have the minor's property sold under his mortgage. So court observed under section 64 and 65 of Indian Contract Act starts from the basis of there being a contract between two competent parties, while in a minor's case, there never was and never could be a contract. Right? अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हमने एक और चीज मेंशन करी है। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है सेक्शन 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये क्यों इंक्लूड किया गया है? बिकॉज दिस इज आल्सो रेलेवेंट विद द टॉपिक। That is why section 33 of specific relief act 1963 clears the position. कैसे? The law commission of India in its 9th report preferred the view, okay, in Khan Gul case, and according the controversy has now been set at the rest of the new specific relief act. Well, देखते हैं section 33 में क्या given है। section 33 का जो clause 1 है वो क्या कहता है? That where a void or voidable contract has been cancelled at the instance of a party thereto, the court may require him to restore such benefits as he has received under the contract and to make compensation to the other party which justice may require. Right? Next point ये कहता है when the minor is defendant, अगर जो minor है वो defendant है in the case and he resists the enforcement of the suit, वो नहीं चाहता कि suit enforce हो, right? So he resists the enforcement of the suit on the ground that he is incompetent to contract. The court may ask him to restore such benefits to the other party. Court उनसे बोल सकता है उस minor से कि आप please restore करें वो benefit other party को to the extent he or his estate has been benefited thereby. Right? Next point है, अच्छा वो बेसिक पॉइंट से सबसेक्शन 1, मैंने गलती से सबसेक्शन बोल दिया होगा, वहां पे वो बेसिक पॉइंट से ये है सबसेक्शन 1। तो ऑब्जेक्ट ऑफ सबसेक्शन 1 टू रिस्टोर the parties to their original position as far as possible, right? But the court will not compel any restitution, right? तो यहाँ पे दोबारा बताती हूँ मैं क्या डिस्कस करना चाहती हूँ। यहाँ पे ये बात हो रही है that यहाँ पे इट इज टू रिस्टोर द पार्टीज टू देयर ओरिजिनल पोजीशन एज फार, जो भी ऑब्जेक्ट यूज किया गया है सेक्शन सब क्लॉज 1 में, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लॉज 1 इज टू रिस्टोर द पार्टीज टू देयर ओरिजिनल पोजीशन एज फार एज पॉसिबल, बट द कोर्ट विल नॉट कंपेल एनी रेस्टिट्यूशन बाय माइनर even if he is a plaintiff where the other party was aware of the infancy so that he was not deceived, or where though the minor was misrepresented his age, the other party was so jealous to enter into transaction. यहाँ पे इसकी spelling शायद गलत होगी, please pardon me, right? So हो जाता है कभी कभी स्लाइड में ना, because I am posting regularly, so कभी कभी कुछ mistakes हो जाती हैं, so I hope you can ignore that and content पे फोकस करते हैं, knowledge पे फोकस करते हैं। ओके तो यहाँ पे क्या मैंने बोला, उसके बाद to enter into transaction that the false representation exerted no influence on him. Sub clause 2 ये कहता है the parties are tried to put, okay, parties are tried to put to the pre-contractual position. Well, a minor can be compelled to account for such portion of money or anything else received by him as has gone to benefit him personally, such as education, okay, training, or has resulted in any accretion to his state, right? So the phrase state has benefited means some permanent benefit as against one transient one. Thus, money spent by a minor on watching a film cannot be said to be benefited his estate, right? So obviously, अगर वो मूवी देखने गया है तो हम उसको नहीं कहेंगे कि उसको कोई benefit हुआ है उससे, या whereas किसको हम कहेंगे that he has gone to benefit him,
पर्सनली, यानी कि एजुकेशन हो गई, ट्रेनिंग हो गई, ठीक है, तो इस टाइप की चीजें हैं जो बेनिफिट के लिए यूज की जाती हैं, उसे हम कंसिडर करेंगे बेनिफिट। अगर उसने मनी लिया है पार्टी करने के लिए या फिर मूवी देखने के लिए या कपड़े खरीदने, कपड़े बेसिक नेसेसिटी कैन कम इन दिस, बट ऑल दीज वॉचिंग फिल्म्स एंड ऑल कैन नॉट, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है, दैट सब क्लॉज 2 द पार्टीज आर try to put the pre-contractual position, the minor can be compelled. Okay, ये मैंने आपको पिछले उसमें बता दिया है, ठीक है, बेनिफिट वाला पॉइंट ही है ये। आगे बढ़ते हैं बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। ओके, बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अ माइनर इज अलाउड टू इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट which is of some benefit for him and under which he is required to bear no obligation. A minor will have the option from retiring from the beneficial contract on attaining majority. तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट के यहाँ पे फ्यू इंस्टेंसेस है मैंने जो मेंशन करे हैं पॉइंट्स में। फॉलोइंग आर द इंस्टेंसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिहाइंड बेनिफिशियल टू द माइनर। फर्स्ट इज इफ देयर इज अ मॉर्गेज इन हिज फेवर ही कैन स्यू फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। प्रीटी मच क्लियर कि अगर कोई मॉर्गेज है उसके फेवर में तो वो स्यू करवा सकता है, माइनर स्यू करवा सकता है फॉर एनफोर्समेंट। सेकेंड है माइनर कैन स्यू on a promissory note executed on his favor, right? Third है the contract of marriage could be enforceable against other contracting parties at the instance of the minor. It cannot be enforced against minor. Then we have that a minor can also be supplied with necessaries suited to his conditions in life, and the supplier of such necessities is entitled to be reimbursed from the property of the minor, and a lease to a minor is void. राइट, तो ये हमने पॉइंट्स डिस्कस किए बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। केस लॉ, यानी कि यहाँ पे केस मेंशन्ड है राज रानी वर्सेस प्रेम अदीब का। द प्लेंटिफ अ माइनर वाज अलॉटेड बाय द डिफेंडेंट अ फिल्म प्रोडक्शन। जो प्लेंटिफ है यानी कि माइनर was allotted by defendant, defendant कौन है? फिल्म प्रोड्यूसर है, प्लेंटिफ है माइनर, एंड द रोल किसका था? एक्ट्रेस का था इन अ पर्टिकुलर फिल्म का। सो द एग्रीमेंट वाज मेड विद हर फादर। एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था? फादर के साथ हुआ था, बट शी वाज नॉट गिवन एनी वर्क, राइट? सो शी sued the producer for the breach of contract. क्या हेल्ड हुआ यहाँ पे? दैट नाइदर शी नॉर हर फादर कुड हैव sued on the promise if it was a contract with the plaintiff. She being a minor, it was nullified, and if it was a contract with her, the father, right? If it was contract with her father, it was void for being without consideration, right? तो वो sue नहीं कर सकते plaintiff, वो sue नहीं कर सकते producer को, right? Next है partnership. A minor cannot be a partner. क्यों नहीं हो सकता? एक्सेप्शन गिवन है सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। ही कैन बी, क्यों नहीं हो सकता? ऑब्वियसली एक माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, बट एक एक्सेप्शन है सेक्शन 30 में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, राइट? सो ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, ही कैन नॉट बी मेड पर्सनली लाइबल। जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट में गिवन है कि जो पार्टनर्स हैं वो पर्सनली लाइबल होते हैं, तो माइनर को अगर आप पार्टनर बनाना चाहते हैं तो उस केस में क्या होता है? दैट जो माइनर है ही विल बी, और ही और शी कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, नॉट फॉर, दे कैन नॉट बी मेड पर्सनली लाइबल, ठीक है? उनकी लाइबिलिटी नहीं अराइज हो सकती। नेक्स्ट है जॉइंट एग्रीमेंट। इफ अ माइनर एंड एन एडल्ट जॉइंटली एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एक माइनर है एक एडल्ट है, वो एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं, तब क्या होगा? द माइनर हैज नो लाइबिलिटी बट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द adult as a whole, right? आगे एजेंसी, a minor can be agent but the liability will be of the principal. आगे मैं इन सारे टॉपिक्स को मैं धीरे धीरे आगे कवर करूंगी, पार्टनरशिप एक्ट, एजेंसी, राइट? सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो आप कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आगे बढ़ते हैं। आगे है इंसॉल्वेंसी। वेल, अ माइनर
cannot be declared as insolvent as he is not personally liable for his debt. Obviously वो अगर liable ही नहीं है personally किसी भी चीज के लिए तो फिर insolvency की तो बात ही नहीं arise होती है. He cannot be held personally liable even in case of necessities also. So minor के parents जो हैं, the parents of a minor are not liable for agreement made by minor unless minor acts on behalf of the parents. तो अगर minor कोई agreement कर लेता है बिना अपने parents को बताए तो भी माइनर लाइबल नहीं होगा, प्रोवाइडेड कि पेरेंट्स को पता है, अनलेस माइनर एक्ट्स या फिर वो उनके बिहाफ में एक्ट कर रहा है तब. ठीक है, तो रैटिफिकेशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट की बात करते हैं. रैटिफिकेशन मीन सब्सिक्वेंट एक्सेप्टेंस, यानी कि एक्सेप्ट कर लेना बाद में, और अडॉप्शन ऑफ एन एग्रीमेंट. सिंस माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड ab initio, द माइनर ऑन हिज अटेनिंग मेजोरिटी कैन नॉट रेटिफाई द एग्रीमेंट एंटर ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी. मतलब एक ए जो है वो माइनर था, उसने एक एग्रीमेंट किया, तो अब जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो उस एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं कर सकता, बिकॉज जो एग्रीमेंट है माइनर का वो वॉइड ab initio होता है, एंड द माइनर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी कैन नॉट रेटिफाई द एग्रीमेंट एंटर्ड ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी. नेक्स्ट स्टेप, नेसेसरी, अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट, राइट. सो फ्रेश कंसिडरेशन शुड बी मेड ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी. अगर नेसेसरी है उस एग्रीमेंट को बनाने की तो फ्रेश कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी. आगे है केस लॉ डिस्कस करते हैं यहाँ पे सूरज नारायण का. यहाँ पे केस में क्या होता है, दैट अ पर्सन बोरोड सम मनी ड्यूरिंग हिज मेजॉरिटी, ओके, देन मेड अ फ्रेश प्रॉमिस टू पे सम प्लस इंटरेस्ट आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी. हेल्ड consideration received by a person during his minority is not valid and consideration received for fresh consideration is also void. Thus fresh consideration is also necessary with a fresh प्रॉमिस. तो अगर आप कोई फ्रेश प्रॉमिस कर रहे हैं तो उसके साथ एक फ्रेश कंसिडरेशन भी रिक्वायर्ड होता है. अब बात करते हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इफ एट टाइम ही makes it he is capable of understanding एंड फॉर्मिंग रैशनल जजमेंट. वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है, वो रैशनल जजमेंट रख पा रहा है उस चीज की, तो वो साउंड माइंड का है, वरना नहीं है. एंड फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट. पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, जैसे फिट्स आते हैं किसी को, या फिर वो साउंड माइंड का जनरली रहता है पर कभी कभी ऐसा ओकेजन आता है जब वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम है, सो मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन अनसाउंड. तो ऐसा जो पर्सन है वो तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब जिस ड्यूरेशन में वो अनसाउंड होता है. So a person who is usually of sound mind may occasionally, person who is of unsound mind, पर वो sound mind का occasionally होता है, तो वो contract तब कर सकता है जब वो sound है. अब है under English law contract can be made with a person of unsound mind, but it is voidable at his option, and the property of an insane person is always liable for necessaries supplied to him or to anyone to whom he is legally bound to support. अब बात करते हैं डिसक्वालिफाइड पर्सन. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, फॉलोइंग पर्संस आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. कौन से होते हैं? एलियन एनिमीज हो गए, फॉरेन सोवेरेन्स एम्बेसडर्स हो गए, कन्विक्ट्स हो गए, मैरिड वुमेन विद रिस्पेक्ट टू देयर हस्बैंड प्रॉपर्टीज, इंसॉल्वेंट हो गए, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल एक्ट लाइक LIC. तो ये डिसक्वालिफाइड पर्सन है, राइट. कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया माइनर के एग्रीमेंट के बारे में, हमने डिस्कस किया नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट के बारे में, हमने डिस्कस किया इफेक्ट ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि क्या होता है एस्टॉपल के केस में, माइनर के एग्रीमेंट का क्या होता है, मतलब नो एस्टॉपल अगेंस्ट माइनर, ये पढ़ा हमने. और हमने डिस्कस किया नो लायबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट और इन टॉर्ट, राइट, अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फिर हमने डिस्कस किया डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, राइट, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन के पॉइंट सारे हमने डिस्कस किए. फिर उसके बाद हमने बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल में पढ़ा. तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है. बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के सारे पॉइंट्स अब हम डिस्कस कर चुके हैं. ऑफर भी हमने डिस्कस कर लिया, एक्सेप्टेंस भी डिस्कस किया, कंसिडरेशन भी डिस्कस किया, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट भी हम कर चुके हैं. सो यहाँ पे खत्म होता है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अब हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. So stay tuned and thank you for watching my video. Do comment if you liked watching my video, then do comment as well, do share, and good luck for your preparation. Thank you so much.